हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर बायोलॉजी लेक्चर। आज हम आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया अर्थात बैक्टीरिया की संरचना के बारे में पढ़ाएंगे और हम लोग जानेंगे कि इनके कैसे शेप, साइज और इनके संरचना होती है और इनके अंदर कौन कौन से इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो द बैक्टीरियल सेल शो ए टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं टिपिकली प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर शो करती हैं, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक्स होती हैं। अर्थात एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक की अगर देखें तो बैक्टीरिया आती हैं। ये यूकैरियोटिक से बहुत ही डिफरेंट होती हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल में ये बैक्टीरिया आती है। इट इज इंक्लोज्ड बाय 3 लेयर। ये 3 लेयर से बनी होती है, अर्थात बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये 3 लेयर से बनी होती हैं, अर्थात 3 लेयर इनमें पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं? तो आउटर मोस्ट कवरिंग स्लाइम, अर्थात जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है, उसे हम स्लाइम कहते हैं या स्लाइम लेयर होती है, जो कि बहुत ही हल्की होती है। द मिडिल सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो सबसे बाहर होती है स्लाइम लेयर, मिडिल में सेल वॉल और इनर मोस्ट जो सबसे अंदर होती है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बनी होती है। तो इस प्रकार से ये 3 सेल से इनक्लोज्ड होते हैं, 3 मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो सबसे बाहरी लेयर्स में कैप्सूल दिखाया जा रहा है, जो कि स्लाइम लेयर और कैप्सूल से मिल के बने होते हैं। तो और सेकेंड जो मिडिल पार्ट है, मिडिल लेयर है, सेल वॉल है। जो सबसे इनर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके से डायग्राम में आप तीनों लेयर्स देख पा रहे होंगे। जो स्लाइम लेयर कैप्सूल है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, नोट डाउन भी करेंगे। तो इस तरह से 3 लेयर में बैक्टीरिया जो पाई जाती है, इसके जो साइटोप्लाज्मिक लेयर है, जो अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं, इस तरह से सबसे इनर लेयर वो पाई जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि सेल वॉल मिडिल में पाई जाती है, जो कि हार्ड और रिजिड होती है। स्लाइम लेयर जो सबसे आउटर में होती है वो थोड़ी लूजली अटैच्ड होती है या लूजली ज्वाइंटेड होती है। तो आइए हम लोग इसके बारे में एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से इसमें कंडीशंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहली लेयर की बात करें, स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर इट इज ए जिलेटिनस लेयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल वॉल। तो जो सेल वॉल के सबसे आउटर लेयर में स्लाइम होती है, ये एक जिलेटिनस लेयर है जो सबसे आउटर सरफेस में पाई जाती है। अर्थात एक चिपचिपा टाइप का हल्का ये पदार्थ होता है जो सबसे बाहर पाए जाते हैं। स्लाइम लेयर लूजली अटैच्ड, ये लूजली अटैच्ड होते हैं, अर्थात बहुत ही ढीले डाले होते हैं, बहुत ही हल्की फुल्की होती है। अगर इसे वाश्ड कर दिया जाए तो ये वाश्ड भी हो सकते हैं, इतने लूजली होते हैं। यूजुअली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड समटाइम प्रोटीन। तो ये जो स्लाइम लेयर होते हैं ये प्रायः पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं और कभी कभार इनमें प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से स्लाइम लेयर एक जिलेटिनस लेयर है और जो पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं और कभी कभार इनमें प्रोटीन भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आपने स्लाइम लेयर के बारे में इतना जाना। व्हेन इट कंपोज्ड बाय पॉलीसेकेराइड इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। जब ये पॉलीसेकेराइड से घिरे होते हैं, जब ये कंपोज्ड होती है या बने होते हैं पॉलीसेकेराइड से, तो उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं।
अभी हमने कैप्सूल भी देखा कि कैप्सूल क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि ये स्लाइम लेयर और कैप्सूल कब कब कहा जाता है। तो जब ये पॉलीसेकेराइड से घिरे होते हैं तो इसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। लेकिन यही जब एमिनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड्स से जब ये या प्रोटीन से घिरे रहते हैं तो उसे हम पॉलीसेकेराइड या फिर कैप्सूल कहते हैं। अर्थात बट व्हेन प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट along with polysaccharide then it is called कैप्सूल। जब पॉलीसेकेराइड के साथ साथ प्रोटीन भी पाई जाती है तो इस प्रकार से हम इन्हें कैप्सूल कहते हैं। तो अर्थात जब सिर्फ पॉलीसेकेराइड पाए जाए तो स्लाइम लेयर, अगर स्लाइम लेयर में कैप्सूल उस कंडीशन में कहा जाएगा जब पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन दोनों एक साथ हो, तो इस तरह से हम कैप्सूल कहते हैं। तो आइए हम अगली लेयर की बात करते हैं। अगली लेयर है सेल वॉल, जो कि सेल वॉल एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में हम जानेंगे। सेल वॉल इज ए रिजिड लेयर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल एक रिजिड लेयर होती है, कठोर लेयर होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये घिरी रहती है। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपर पार्ट पे या सेल वॉल ये घिरे होते हैं। ये एक रिजिड लेयर होती है, मोटी लेयर होती है और ठीक होती है। इट इज थिकनेस 50 to 100 एंगस्ट्रॉन। तो इसकी मोटाई 50 से 100 एंगस्ट्रॉन तक हो सकती है। तो बहुत सारी बैक्टीरिया में अलग अलग इनकी मोटाई होती है, लेकिन अक्सर ये 50 और 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में ही होती है। बात करें ए सेल वॉल मेड बाई पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड। तो ये जो सेल वॉल होती है ये मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। अर्थात सेल वॉल कह सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, जिसे हम म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होते हैं इनमें 3 में मुख्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो ये 3 मुख्य कंपोनेंट्स में आप समझ सकते हैं कि NAG, नैम एंड नैग, अर्थात एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जिसको हम लोग नैग कहते हैं। और दूसरा होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, तो जिसको नैम कहा जाता है। तो इस तरह से एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नैग और दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड नैम। और तीसरे नंबर पर इसमें कुछ पेप्टाइड चेन्स ऑफ 4 या 5 एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इनमें 4-5 एमिनो एसिड्स के चेन्स बनने होते हैं, पेप्टाइड चेन, जो पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं, ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो 3 मेन कंपोनेंट्स ये सेल वॉल में देखने को मिलते हैं। सेल वॉल मेंटेन द शेप ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज। तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया को शेप मेंटेन करती है और मैकेनिकल डैमेज होने से बचाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो इनको एक शेप मिलता है वो सेल वॉल के द्वारा ही मिलता है और सेल वॉल से ही एक शेप इनमें निर्धारित होता है या बनता है। अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज, अर्थात मैकेनिकल डैमेज से भी बचाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन टिकोइक एसिड। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनके अंदर टिकोइक एसिड पाया जाता है। वही अगर बात करें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की तो उसके अंदर ये टिकोइक एसिड एब्सेंट होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सेल वॉल के अंदर इनकी थिकनेस कितनी है, इनके कितने कंपोनेंट्स हैं
और इनमें कौन कौन से फंक्शंस में ये भाग लेते हैं। तो जो सेल वॉल है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में हम लोग विस्तार से उसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंट हम कलरेशन के आधार पर करते हैं। जो क्रिश्चियन ग्राम ने इसको एक टेक्निक बनाई थी, उससे हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो सबसे लास्ट वाली लेयर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो लोकेटेड बीनेथ द बैक्टीरियल सेल वॉल होती है। इनर टू द सेल वॉल ए सेमी परमिएबल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल, अर्थात ये सेल वॉल के अंदर पाई जाती है या बीनीथ द सेल वॉल होती है। ए सेमी परमिएबल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, अर्थात ये सेमी परमिएबल होते हैं और अर्धपारगम्य होते हैं। जो हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म को भी घेरे रखते हैं। अर्थात जो बैक्टीरियल सेल वॉल साइटोप्लाज्म को घेरे रखता है, लेकिन साइटोप्लाज्म बैक्टीरियल के जो साइटोप्लाज्म है उनको घेरे रखते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। तो ये इट इज कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये फास्फोलिपिड बाइलेयर से बने होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये लिपिड के लेयर्स हैं, जो दो लेयर्स में बने हुए हैं, जिसे हम बाई लेयर कहते हैं, और इसमें प्रोटीन्स भी कभी कभार देखने को मिलती है। तो इस तरह ये फास्फोलिपिड बाइलेयर के बने होते हैं। जो फास्फोलिपिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर, तो जो फास्फोलिपिड होते हैं एम्फीपैथिक इन नेचर होते हैं, या कह सकते हैं कि जो एक माचिस की तीली जैसे जो लिपिड्स होते हैं पाए जाते हैं, उनमें दो पोल्स पाए जाते हैं, या वो एम्फीपैथिक होते हैं। दो कंडीशन उसमें, दो नेचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बाइलिपिड्स बाइलेयर है, तो ये दो एम्फीपैथिक नेचर का मतलब कि हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। तो जब ये फास्फोलिपिड्स को एक हम स्ट्रक्चर लेते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि दो पोल्स पाए जाते हैं। एक हेड रीजन होता है और जो नीचे का भाग होता है वो टेल्स होते हैं। तो इस तरह से हेड वाले भाग को हम लोग हाइड्रोफिलिक या पोलर रीजन भी कहते हैं, और टेल वाले पार्ट को हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर रीजन कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये लिपिड का एक स्ट्रक्चर, जो फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो लिपिड की यूनिट होती है, यहाँ पर जो हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल्स पार्ट होते हैं वो जो होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब कि जो जल स्नेही, अर्थात जो जल वाटर लविंग होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, अर्थात जल से दूर भागते हैं। तो इस तरह से इसमें दो पोल्स पाए जा रहे हैं, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। तो इस तरह से जो फास्फोलिपिड को हम इसलिए एम्फीपैथिक नेचर के होने के कारण इसे हम एम्फीपैथिक कहते हैं, अर्थात हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन पाया जाता है। इसे आप जान भी सकते हैं कि जैसे इसे किसी पानी में अगर घोला जाए तो ये घुलते नहीं है, जितने भी लिपिड्स आयल होते हैं, क्योंकि जो इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट टेल्स पार्ट होता है ये उसमें मिक्स नहीं होता है, जिसके कारण ये अपने टेल्स को ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमने देखा। आइए हम लोग अब बात करते हैं इसके आगे। प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, अर्थात जो प्रोटीन्स होते हैं
ये इनके अंदर इम्बेडेड होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स कई तरीके के होते हैं जो इनके अंदर इम्बेडेड भी रहते हैं और इनके साइड में भी पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग इसे इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटेग्रल भी कहते हैं, और कुछ जो होते हैं जो पेरिफेरल होते हैं अर्थात पेरीफेरी पे होते हैं। तो दे आर टू टाइप्स। तो ये टू टाइप्स जो प्रोटीन्स होते हैं इनमें पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इंटेग्रल प्रोटीन और दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटेग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन किस बेस पे इसे कहा जाता है? तो इंटेग्रल प्रोटीन हम इस बेस पे कह सकते हैं कि प्रोटीन एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। तो जो प्रोटीन होते हैं वो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर बीच से होते हुए पूरी तरह से पाए जाते हैं, उसमें इम्बेडेड रहते हैं या धंसे रहते हैं, तो उसे हम इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। अर्थात तो जो बीच में पाए जाते हैं उन्हें इंटेग्रल प्रोटीन कहा जाता है। और पेरिफेरल प्रोटीन लूजली अटैच्ड ऑन द सरफेस। तो पेरिफेरल प्रोटीन उसे कहते हैं कि जो लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे लूजली अटैच्ड होते हैं। आप यहाँ फिगर डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इंटेग्रल प्रोटीन है वो एम्बेडेड है अंदर की तरफ, और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सरफेस पे पाई जा रही है। तो इस तरह से जो इंटरनल होते हैं या इंटेग्रल होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसे इंटेग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और जो इनके सरफेस पे पाए जा रहे हैं प्रोटीन, उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स में भी ये कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टेरॉल या कोलेस्ट्रॉल जनरली एब्सेंट। तो इसमें जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टेरॉल जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये नहीं पाए जाते हैं, जनरली एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल्स है इनमें ये नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज द सेम। अर्थात जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है होते हैं उनके जो केमिकल नेचर है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो, उनके केमिकल नेचर सेम होते हैं। अर्थात उसमें केमिकल्स की मात्रा सेम पाई जाती है या एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। तो इनके अंतर्गत जैसे ये आपने देखा प्रोटीन वगैरह और सेल वॉल में भी जो पाए जाते थे केमिकल, ये सब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में एक जैसे हैं। आइए देखते हैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। अर्थात स्टेनिंग करके हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव कैसे अलग करते हैं देखते हैं। स्टेनिंग टेक्निक ग्राम स्टेन डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। अर्थात जो ये स्टेनिंग टेक्निक है इसकी खोज क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में किए थे। तो इन्होंने स्टेनिंग करके ये टेक्निक पता लगाने के लिए किया कि हम लोग इसे कैसे स्टेनिंग करें। आइए देखते हैं। द प्रोसीजर इन्वॉल्व स्टेनिंग द सेल फर्स्ट विथ क्रिस्टल वायलेट एंड देन विथ आयोडीन सॉल्यूशन। अर्थात जब हम किसी बैक्टीरियल सेल्स को लेते हैं तो सबसे पहले उसको हम क्रिस्टल वायलेट में स्टेनिंग करते हैं और फिर उसे आयोडीन सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, या दोनों के साथ इनका रिएक्शन कराते हैं या इनके साथ स्टेनिंग करते हैं, कलर करते हैं। स्टेन का मतलब ही होता है कलर करना।
तो इस तरह से इसको हम लोग कलरिंग करते हैं। तो स्टैनिंग करके इसके बाद हम लोगों की एक नेक्स्ट प्रक्रिया जो होती है वो हम लोग डीकलराइजेशन करते हैं। When bacteria retain the stain even after decolorization with alcohol is called gram positive। तो जब बैक्टीरिया जो स्टेन किया होता है उसको अगर हम एल्कोहल के द्वारा डीकलराइज करते हैं, डीकलराइज कराते हैं, ये तो अगर वो स्टैनिंग रिटेन रहती है अर्थात उसमें स्टैन लगा रहता है, वो डीकलराइज नहीं होता है, तो उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो अर्थात जब उसे स्टैनिंग करें और वो डीकलराइजेशन जब एल्कोहल से करते हैं और फिर भी उसका कलर न हटे, तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। Whereas those which lose stain after the treatment of alcohol are called gram negative। अर्थात whereas जब इसे हम डीकलराइजर अर्थात एल्कोहल के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं या एल्कोहल के द्वारा वॉश करते हैं और जब इसकी स्टेन जो है लॉस हो जाए, तब इसे हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगी तो ये स्टेन लॉस नहीं होगा, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगी तो इससे स्टेनिंग लॉस हो जाएंगे। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक ग्राम निगेटिव है। तो क्रिस्टल वायलेट हमने लिया, क्रिस्टल वायलेट के बाद आयोडीन से उसको मिक्स किया, उसके बाद डीकलराइजर से इसको डीकलराइज किया, लेकिन फिर सैफनिन के द्वारा इसे हमने मिक्स करने के बाद देखा गया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके कलर जस के तस पड़े रहते हैं डीकलराइजर देने के बाद भी, लेकिन जो निगेटिव बैक्टीरिया है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो उसमें कलर इनके सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम पहचान पाते हैं कि ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को पहचान करने के लिए स्टैनिंग विधि जो क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा ये बनाया गया था, और हम इससे स्टैनिंग करके पता लगा सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव बैक्टीरिया है। आइए आगे देख, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, अर्थात साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, न्यूक्लियोइड अर्थात इसमें डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके कारण हिस्टोन अब्सेंट होने के कारण इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, तो न्यूक्लियोइड पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो साइटोप्लाज्म के अंदर अर्थात साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के रूप में ये दो सबसे इम्पोर्टेंट हैं इनके जीनोम्स, राइबोसोम्स, और ये सेक्स पिली जो है ये भी इसमें पाए जाते हैं। देखते हैं, बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। तो बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म में कॉम्प्लेक्स के रूप में या मिक्सचर के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड और वाटर पाए जाते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया के इंक्लूजन में ये एक नॉर्मली रूप से पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड और वाटर ये पाए जा रहे हैं। क्योंकि ये नॉर्मली किसी बैक्टीरिया के अंदर ये पाई जाती है जो इनको एक साइटोसोल बनाती है या घुले रहते हैं। स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, पोल्यूटीन एंड पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट। तो जो मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर,
तो ये ग्लाइकोजन के रूप में मतलब स्टोर पाए जाते हैं। इस बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज के रूप में पाए जाते हैं मटेरियल, और कुछ वॉल्यूटिन और पॉलीबीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट के रूप में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया में स्टोरेज मटेरियल्स है वो ग्लाइकोजन है, वॉल्यूटिन है एंड पॉलीबीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट। तो ये इनमें साइटोप्लाज्म में घुले रहते हैं या उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है क्रोमैटोफोर। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है वो क्रोमैटोफोर्स इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें डेवलप न होने के कारण फोटोसिंथेसिस के लिए कोई स्पेशल क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं पाए जाते हैं। जो वो मटेरियल्स पाए जा रहे हैं वो क्रोमैटोफोर हैं। आइए इसके इंक्लूजन्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल जीनोम। देखिए बैक्टीरियल जीनोम आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रेड कलर से बना हुआ है वो इनका जीनोम है, अर्थात न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड या क्रोमोसोम्स कह सकते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये पाए जाते हैं। तो बैक्टीरियल जीनोम में हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरियल जीनोम किस तरीके से पाए जा रहे हैं। तो बैक्टीरियल जीनोम कॉमनली कॉल्ड न्यूक्लियोइड। हमने इस पर पहले भी बात की कि बैक्टीरियल जीनोम को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता और इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जैसे यूकैरियोट में डेवलप न्यूक्लियस होता है और कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो इसलिए ये जो होते हैं न्यूक्लियोइड होते हैं। इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे नहीं होते हैं, अर्थात इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है जो इनको घेरे या उनको प्रोटेक्शन प्रदान करे, इसलिए इसे नॉन डेवलप न्यूक्लियोइड कहते हैं या इसे नॉन डेवलप न्यूक्लियस कह सकते हैं, लेकिन कॉमनली इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। बैक्टीरियल जीनोम न्यूक्लियोइड कंटेन सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो जो बैक्टीरियल जीनोम होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और ये सिंगल होते हैं, सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो जो इनमें डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंड होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, तो इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि 4-5 प्रकार के पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, अर्थात ये इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। केवल यूकैरियोटिक सेल्स में ही हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। आइए अगला हम लोग इंक्लूजन्स देखते हैं प्लाज्मिड। जो कि प्लाज्मिड आप देख सकते हैं कि ये जो राउंड फिगर दिख रहा है, एरो से हमने शो भी किया है, ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। तो ये प्लाज्मिड के बारे में हम देखते हैं, समझते हैं। प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, अर्थात सर्कुलर डीएनए भी ये इसे कहते हैं, और ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। अर्थात जैसे उनके न्यूक्लियस में जो पाए जा रहे थे न्यूक्लियस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसी तरह प्लाज्मिड में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या साइटोप्लाज्म में ये मिक्स्ड रहते हैं। सेपरेट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए, अर्थात ये क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होते हैं। जैसे
हमने पढ़ा, ये न्यूक्लियोइड जो जीनोम्स थे ये उनसे अलग होते हैं, ये उनसे सेपरेट रहते हैं, अर्थात ये उनसे अलग या इंडिपेंडेंटली ये रेप्लिकेट करते हैं, स्वतंत्र रूप से इनमें रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। तो ये सेपरेट फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए, इसीलिए इसे कहते हैं। दे हैव देयर ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अर्थात सेल्फ रेप्लिकेटिंग। दे हैव अर्थात इनके पास अपना खुद का रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है, मतलब खुद ही ये रेप्लिकेट कर सकती हैं, स्वतः रेप्लिकेट कर सकती हैं, इसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, इनमें खुद की कैपेसिटी होती है रेप्लिकेट करने की। इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं, जो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, जीनोम होता है, उनसे ये सेपरेट होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र रूप से ये पाए जाते हैं और ये स्वतंत्र रूप से अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं। और इनकी अगर बात करें प्लाज्मिड के कुछ इम्पोर्टेंस की, तो इसमें ये बैक्टीरियल सेल्स के लिए कोई न सर्वाइवल और ग्रोथ में कोई इम्पोर्टेंट रोल इनका नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है कहीं न कहीं इनका एक अपना बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ लाभ मिलता जरूर है। देख सकते हैं, दिस प्लाज्मिड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सर्वाइव। तो जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरियल के ग्रोथ और सर्वाइव में कोई इनकी आवश्यकता नहीं होती या कोई इनकी रोल्स नहीं होते, कोई इनकी भूमिका नहीं होती है कि ये बैक्टीरिया में कोई भूमिका महत्वपूर्ण निभा सके। लेकिन ये बैक्टीरिया में कुछ न कुछ ऐसे इनमें कंडीशन शो करती हैं कि जो बैक्टीरिया के लिए लाभदायक होती हैं। तो आइए आगे हम लोग इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से प्लाज्मिड अपने आप को कैसे ये सरवाइव करती है, लेकिन ये बैक्टीरिया को जिनमें ये पाई जा रही है उनके ग्रोथ और सर्वाइवल में कोई भूमिका नहीं निभा रही है। बट प्लाज्मिड गिव एक्स्ट्रा एबिलिटीज, अर्थात बैक्टीरिया में कुछ जो प्लाज्मिड है उनमें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज पाई जाती है, भले ही ग्रोथ न कराती हो, न तो इसके सर्वाइवल में या इन्वायरमेंट में रहने के लिए कुछ क्वालिटी हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज होती हैं जो निम्न प्रकार की हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लाज्मा आर नोन, तो जो प्लाज्मिड होते हैं ये वेरियस टाइप्स होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे में एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, पोल प्लाज्मिड, वायरुलेंस प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, क्रिप्टिक प्लाज्मिड। तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्लाज्मिड्स भी कई तरीके के पाए जा रहे हैं, कई प्रकार के, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो एफ प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड है, कोल प्लाज्मिड है, वायरुलेंस प्लाज्मिड है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है और क्रिप्टिक प्लाज्मिड है। तो इन प्लाज्मिड के क्या इम्पोर्टेंस है हम लोग एक एक करके समझेंगे, क्यों इनका नाम इस तरह से पड़ा हुआ है और इनका क्या क्या फंक्शंस है जो बैक्टीरियल में इन्हें सबसे नॉर्मल बैक्टीरिया से सेपरेट रखती है। तो इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहता है कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके और अच्छी वीडियो प्रोवाइड किए जा सके जो आप फ्री में यूट्यूब पर आपको मिलता रहे। तो आइए आगे देखते हैं। अब बात करें एफ प्लाज्मिड, जो सबसे पहला प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड है, इसे हम लोग फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कहते हैं। फर्टिलिटी प्लाज्मिड अर्थात बैक्टीरिया में इसे ग्रोथ या अगर में तो इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इनमें फर्टिलिटी में ये इन्वॉल्व होते हैं। फर्टिलिटी में इन्वॉल्व इसलिए होते हैं क्योंकि
बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन प्रक्रिया मिलती है। तो कॉन्जुगेशन प्रक्रिया में ये जीन ट्रांसफर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ट्रांसफर जीन फॉर कंजुगेशन। तो जो बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक सेक्स पीलस का फॉर्मेशन ये करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है जो प्लाज्मिड क्या कर रही है कि एक पीलस का निर्माण कर रही है, जिसमें ये प्लाज्मिड पाए जाते हैं। उन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है या फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहा जा रहा है। तो दूसरे में आप देख सकते हैं कि जिनमें नहीं पाया जा रहा है तो वो रिसीवर या रिसिपिएंट बैक्टीरिया उसको कहा जाता है। अलाउ द बैक्टीरिया टू फॉर्म सेक्स पीलस। तो आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर सेक्स पीलस बन रहा है, जो कि दूसरे निगेटिव बैक्टीरिया से या फिर रिसिपिएंट बैक्टीरिया से अटैच करने के लिए और अटैच करके डीएनए ट्रांसफर करने के लिए ये सेक्स पीलस का निर्माण करते हैं। तो अलाउ टू बैक्टीरियम टू फॉर्म ए सेक्स पीलस एंड ट्रांसफर डीएनए टू एन अदर सेल। अर्थात एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए ये सेक्स पीलस का निर्माण कर रहे हैं, जो एफ प्लाज्मिड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप निचले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो ये डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए दूसरे बैक्टीरिया से अटैच्ड हो गई है। तो ये एफ प्लाज्मिड इस तरह से इनमें कॉन्जुगेशन में और इनमें सेक्स पीलस के निर्माण में और डीएनए ट्रांसफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ई कोलाई में ये नॉर्मली देखा जाता है। ई कोलाई के अंतर्गत ये एफ प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एफ प्लाज्मिड के तो जो अलग भूमिका निभा रही थी, लेकिन आर प्लाज्मिड के क्या कार्य हैं। तो आर प्लाज्मिड को हम लोग रेसिस्टेंट प्लाज्मिड भी कहते हैं। रेसिस्टेंट प्लाज्मिड का मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स को प्रतिरोधक का काम करता है। जैसे कोई बैक्टीरिया है तो वो एंटीबायोटिक उस पर काम न करे, इसलिए उसके अंदर वो रेसिस्टेंट उत्पन्न करता है। तो प्रोवाइड रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, हैवी मेटल और टॉक्सिन। तो ये टॉक्सिन हुआ या फिर हैवी कोई मेटल्स हुए या एंटीबायोटिक्स हुए, तो उनके लिए ये रेसिस्टेंट प्रदान करता है, प्रतिरोध प्रदान करता है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया जिनमें ये आर प्लाज्मिड होता है तो कोई एंटीबायोटिक्स इस पे काम नहीं कर पाते हैं या उनमें ये प्रक्रिया अटैक नहीं कर पाते हैं या उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो इनको सरवाइव करने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कोल प्लाज्मिड। ये कोल प्लाज्मिड भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्लाज्मिड है जिसे कोल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोल फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो एक प्रकार की प्रोटीन 20 अर्थात कोलिसिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कैरी जीन फॉर प्रोड्यूसिंग कोलिसिन that kill or inhibit the growth of other closely related bacteria। तो देखिए कितना इसका इम्पोर्टेंट काम है कि ये कोलिसिन नामक प्रोटीन उत्पन्न करती है जो कि इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया, जिसके अंदर ये कोल फैक्टर नहीं पाए जाते हैं या कोलिसिन नहीं पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया को ये मार देती है या उनको इनहिबिट करती है या उनको किल कर देती है अपने से और अपने आप को सरवाइव रखती है। तो एक बैक्टीरिया को सरवाइव रखने के लिए इन्वायरमेंट में ये कोल प्लाज्मिड एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है।
ये अन्य बैक्टीरिया को मार देती है। तो दैट डू नॉट हैव द प्लाज्मिड, अर्थात दैट डू नॉट हैव द प्लाज्मिड, मतलब ये कहने का मतलब कि जो बैक्टीरिया प्लाज्मिड जिनके पास नहीं पाया जा रहा है उनको ये नष्ट कर देती हैं। तो जिनमें प्लाज्मिड कोल प्लाज्मिड नहीं पाया जाएगा ऐसी बैक्टीरिया को कोल प्लाज्मिड वाली बैक्टीरिया किल कर देती हैं या इनहिबिट करती हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देती है, उनको बढ़ने नहीं देती हैं। तो इस तरह से कोल प्लाज्मिड इनको इन्वायरमेंट में सेफ रखती हैं या इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूप में बनाए रखती हैं। अब बात करते हैं वायरुलेंट प्लाज्मिड की। देखिए वायरुलेंट प्लाज्मिड है जिसको कैरी जीन दैट मेक बैक्टीरिया मोर पैथोजेनिक। देखिए कितनी अच्छी बात यह है कि कैरी जीन दैट मेक बैक्टीरिया मोर पैथोजेनिक। तो इनके अंतर्गत वायरुलेंट प्लाज्मिड का काम ही होता है कि किसी बैक्टीरिया के अंदर उसको पैथोजेनिक बनाती है, अर्थात रोग पैदा करने की क्षमता उसमें उत्पन्न करती है। मेक मोर डिजीज काजिंग और वायरुलेंट, तो जो रोग फैलाने में इनको या रोग पैदा करने की क्षमता इनमें बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है वायरुलेंट प्लाज्मिड के कारण। और जब इनके अंदर क्षमता ये बढ़ जाती है तो ये किसी भी प्रकार के पैथोजन या रोग या डिजीज और फैलाते हैं तेज गति से। कुछ और भी प्लाज्मिड है जैसे डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है जिनको किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रेड करने की क्षमता प्रदान करती है, उसे तोड़ने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे अपने आप को ऊर्जा या कार्बन के स्रोत प्राप्त करके अपने को भोजन प्रदान कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम। हमने प्लाज्मिड को देखा और उसके टाइप्स भी जाने। अब हम लोग राइबोसोम को देखते हैं कि ये राइबोसोम की क्या क्वालिटी है। तो राइबोसोम इन बैक्टीरिया, अर्थात जो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम इन बैक्टीरिया इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं राइबोसोम्स। तो ये कहीं भी अगर राइबोसोम्स चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो या यूकैरियोट, दोनों जगह ये प्रोटीन संश्लेषण का ही काम करते हैं, क्योंकि इनका काम ही है प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। राइबोसोम आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम जो होते हैं साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली तैरते रहते हैं, क्योंकि अगर यूकैरियोट्स में देखा जाए तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्वाइंटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स में ये फ्री होते हैं, साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये यूकैरियोट के जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जुड़े नहीं रहते हैं और ये फ्रीली तैरते रहते हैं। तो ये राइबोसोम जो बैक्टीरिया के अंतर्गत होते हैं वो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, अर्थात 70S टाइप का राइबोसोम्स। तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर 70S टाइप, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स के अंतर्गत राइबोसोम 70S पाया जाता है और यूकैरियोट्स में ये 80S पाए जाते हैं। ये जो 70S भी जो होते हैं ये 2 यूनिट से मिलके बने होते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया की 70S यूनिट है वो 50S और 30S, 50S और 30S से ये 2 सब यूनिट से मिल करके बने होते हैं। तो 70S आर डिवाइड इनटू 2 सब यूनिट्स, 50S एंड 30S सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट 50S एंड स्मॉल सब यूनिट
30S टाइप्स के होते हैं। इस तरीके से 70S, 50S और 30S में ये डिवाइडेड होते हैं। अब बात आती है कि ये यस क्या होता है। तो जो यस का मतलब सब यूनिट होता है, लेकिन ये कोई डायमीटर या वेट नहीं बताता है, बल्कि यस का मतलब सेडिमेंटेशन रेट बताता है कि राइबोसोम कितनी तेजी से सेंट्रीफ्यूज होते हैं, अर्थात अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में किस तरीके से सेटल हो जाते हैं। जब ये किसी पात्र में या टेस्ट ट्यूब में इसको रखा जाता है तो ये दो सेडिमेंट बनते हैं, और जो तेज गति से सेडिमेंट करता है वो थोड़ा सा भारी अर्थात 50S कहलाता है, और जो स्लो होता है वो 30S टाइप का होता है। तो इस तरीके से ये दो सेडिमेंटेशन में इनको हम लोग डिवाइड करते हैं और जान पाते हैं कि ये सेडिमेंटेड रेट होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम। तो लार्ज सब यूनिट 50S है, वो भी 23S राइबोसोम अर्थात 23S rRNA एंड 50S rRNA में डिवाइड होते हैं। अर्थात ये 50S 23S और 5S में डिवाइड है, सॉरी 23S एंड 5S rRNA में डिवाइड है, और इनमें लगभग 34 प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो लार्ज सब यूनिट बने हुए हैं किससे मिल करके, तो 23S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए और 34 प्रकार के प्रोटीन से मिल करके लार्ज सब यूनिट बनाते हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो लार्ज सब यूनिट है वो भी 23S और 5S राइबोसोमल आरएनए में डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके से इनका जो सेडिमेंटेशन हमने जाना और इनको कितने पार्ट में है। तो अब हम लोग स्मॉल यूनिट्स को देखते हैं कि स्मॉल सब यूनिट जो 30S है कंटेन 60S rRNA अप्रोक्सीमेटली 21 प्रोटीन। तो जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है 70S की, तो उसमें भी 16S राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं और लगभग 21 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम जान पाते हैं कि ये भी दो प्रकार के अर्थात 16S राइबोसोमल आरएनए और 21 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं मीसोसोम की। तो देखिए मीसोसोम एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये मीसोसोम अगर कहा जाए तो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया से बिलोंग करता है। क्योंकि मीसोसोम इज बैक्टीरिया मीसोसोम इन बैक्टीरिया इज एन इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड होकर के फोल्डिंग उनकी हो गई है, जिसे हम मीसोसोम कह रहे हैं। तो जो मीसोसोम्स उसमें कई प्रकार से वो 3 से 4 लगभग मीसोसोम इसमें बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है और ये मीसोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। आप देख भी सकते हैं कि ये ट्यूबिल्स भी इसमें पाए जा रहे हैं, वेसिकल्स भी हैं जो ये इनफोल्ड हुए हैं। तो इस तरीके से ये इनफोल्ड होकर मीसोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इनकी बात करें कि इनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो ये फंक्शन मैंने कहा कि यूकैरियोटिक्स सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनसे ये बिलोंग करते हैं। इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, उनके स्थान पर ये मीसोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, अर्थात इनको रेस्पायरेशन में भाग लेते हैं। और कभी कभार ये प्रोटीन रेप्लिकेशंस में भी और ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं।
तो आप कह सकते हैं कि मीसोसोम बैक्टीरिया के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ पे आप राइटिंग में भी देख सकते हैं कि विच शो रेस्पायरेटरी एक्टिविटीज, अर्थात इनके अंतर्गत रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है और ये एटीपी वगैरह भी जनरेट करते हैं। तो रेस्पायरेशन एक्टिविटी कंटेन एंजाइम फॉर ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एटीपी प्रोडक्शन। तो ये उस सेल्स के अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं इस मीसोसोम में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं और एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। ऊर्जा एटीपी के रूप में एनर्जी का प्रोडक्शन भी मीसोसोम के द्वारा ही होता है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो काम यूकैरियोट्स में करते हैं वो प्रोकैरियोट्स में मीसोसोम करता है। अगर अदर फंक्शन की बात करें मीसोसोम की, तो मीसोसोम एज सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल के निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं और रेप्लिकेशन भी करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंतर्गत मीसोसोम सेल वॉल का फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन और एटीपी प्रोडक्शन, रेस्पायरेशन में भाग लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण होता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे मोटिवेशंस मिलते हैं और आपको अच्छे प्रकार के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पे करने पड़ते हैं और वही चीज पढ़ाए जाते हैं जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो। तो ये आप समझ लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सेम सब्सक्रिप्शन जैसे ही आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कि कोई भी पे नहीं करना होगा। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे और अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।